नमस्कार एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी। आज हमारा टॉपिक है संसद, पार्लियामेंट। क्लियर है बात। तो आज हमें ये टॉपिक अपना स्टार्ट करना है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, संसद के अंतर्गत तीन चीज़ें आती हैं। एमपीपीएससी 2021 और 2023 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि संसद में कौन कौन सम्मिलित होता है। इसीलिए देखो यहाँ पर जो थंबनेल लगा है वहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर संसद बनती है। हमको केवल ये लगा के नहीं आना है कि लोकसभा और राज्यसभा को सम्मिलित रूप से संसद कहा जाता है, राष्ट्रपति को नहीं भूलना है। क्लियर है बात। आगे बढ़े। अब आज हमारे को ये देखना है कि संसद और ये देखो, राष्ट्रपति को हटा देंगे, उनको अलग से पढ़ेंगे हम। लोकसभा और राज्यसभा का एक हम आज ओवरव्यू लेंगे। उसके बाद जैसा कि एमपीपीएससी के मेंस के सिलेबस और एमपीएसआई के सिलेबस में दिया हुआ है कि जो संसद है उसका कार्य कैसे होता है, इसका संचालन कैसे होता है, संरचना क्या होती है, ठीक है। और संसद की जो शक्तियां हैं, जिन्हें हम प्रिविलेज कहते हैं, विशेष अधिकार हैं, ये सारे कुछ आने वाले लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर। तो आगे बढ़े, संसद के विषय में बात करते हैं। तो देखते हैं, संसद शब्द जो है वो फ्रेंच वर्ड पार्लर से बना है। क्लियर है। और इसके बाद देखेंगे तो आगे जब बढ़ेंगे हम, तो लैटिन भाषा के शब्द पार्लियामेंटम से उत्पत्ति हुई है, पार्लियामेंट की इंग्लिश के। क्लियर। जिसका अर्थ क्या होता है पार्लर का, तो पार्लर का अर्थ होता है विचार विमर्श करना। क्लियर है। क्या होता है? विचार विमर्श करना या फिर बोलना। अब इतना डिटेल में पढ़ाने का क्या सेंस बनता है, तो कभी अगर उसने पूछ लिया, क्योंकि एमसीक्यूज के रूप में एमपीएसआई में सिलेबस आना है और आप नहीं जानते कि एमपीपीएससी में मेंस में क्या क्वेश्चन आ जाए 2 मार्कर के अंतर्गत, ठीक है। तो हमको सारा कुछ कवर करना है। लैटिन शब्द पार्लियामेंटम से बना है। संसद को अंग्रेजी में पार्लियामेंट कहते हैं। क्लियर है बात। तो ये आपका क्या हो गया, संसद के शब्द का हो गया। अब देखो, व्यवस्थापिका। तो व्यवस्थापिका किसे कहेंगे? व्यवस्थापिका ऐसे ही कहेंगे, किसे? जो व्यवस्था बनाने का कार्य करती है, वह जो संस्था है उसे व्यवस्थापिका कहा जाता है। ठीक है। व्यवस्थापिका, विधायिका, ये आपको याद रखना है। संवैधानिक अनुच्छेद 79 में क्या बात है? तो संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद के गठन की बात की गई है। किसके गठन की बात की गई है? संसद के गठन की। संसद के गठन की बात कही गई है। अब समझ में आएगा कि जो 395 आर्टिकल्स हैं उनमें से हमें क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक पूरा याद कर लें। ठीक है। फिर हम 12 से 35 तक याद करें, 36 से 51 तक याद करें, 51 ए को पूरा याद कर लें। और फिर यहाँ से आप देखोगे 79 से हमको याद करते हुए चलना है। 79 में संसद के गठन की बात हुई है, फिर 80, 81, 82, ऐसे ही 100, ठीक है, 112, 110, ये सारे अनुच्छेद आपको याद रखने ही रखने हैं। क्लियर है बात। अब वहीं अगर बात करोगे तो आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर हम देखोगे संसद के सदन। तो संसद की सदन में आप बात करें तो यहां पर आते हैं राज्यसभा और लोकसभा। क्या आते हैं? राज्यसभा और लोकसभा। इनका कौन से अनुच्छेद में वर्णन मिलता है? तो यहाँ 79 में तो हो गया संसद का गठन। अब राज्यसभा की बात करें तो हमको वहां पर मिलेगा 80 अनुच्छेद, और लोकसभा की बात करें तो ये मिलेगा 81 नंबर के अनुच्छेद में। क्लियर है बात। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कहां पर क्या चीज मिलने वाली है। संसद के जो सदन है, ये क्या है? 2 सदन है। जैसे राज्यसभा को बोलते हैं उच्च सदन, और ये कौन सा है अपना लोकसभा? तो ये होता है निम्न सदन। क्लियर है। इतने फैक्ट्स आपको याद करना है। और इतने ये जो अनुच्छेद हैं 79, 80 और 81। संसद में फिर सबसे बड़ा तो राज्यसभा, उसके नीचे लोकसभा। क्लियर है बात। तो 79, 80 और 81, ये 3 के 3 अनुच्छेद आपको याद हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखो व्यवस्थापिका। तो व्यवस्थापिका जो होती है, ये हमने सदन देखे अभी, जो भारत में व्यवस्था है। और फिर आप देखोगे कि व्यवस्थापिका एक सदनी भी होती है, क्योंकि अगर आप एमपीएसआई का सिलेबस उठाएंगे तो वहां पर, और एमपीपीएससी में राज्यों के विषय में भी बात की गई है, राज्यों का विधानमंडल या राज्य की विधायिका। तो राज्य में भी व्यवस्थापिका है। तो हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में एक सदनीय व्यवस्था है या नहीं है? बिल्कुल है। जिन राज्यों में विधान परिषद है उनमें क्या है? द्विसदनीय व्यवस्था है। व्यवस्थापिका कितनी है? तो 2 सदनात्मक है। और वहीं मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में एक सदन है। इसके बाद आगे बढ़े तो यहाँ पर क्या है? द्विसदनी। तो ये कहाँ कहा जाता है हमारा? ये आप देखें तो ये केंद्र स्तर पर देखते हैं हम, या फिर वे राज्य जहां पर क्या है? विधान परिषद है। विधान परिषद आपने सुना होगा ना कि
जो असेंबली रहती है उनके सदस्यों को क्या बोलते हैं, एमएलए बोलते हैं, और जो काउंसिल रहती है विधान परिषद, वहां के सदस्यों को बोलते हैं एमएलसी। क्लियर है बात? तो ये आपने देख लिया व्यवस्थापिका कितने तरह से होगी, एक सदनी होगी और द्विसदनी होगी। अब ये जो संसद का द्विसदनात्मक स्वरूप है, ये मैंने पढ़ाया था संविधान में कहां कहां से क्या चीजें ली गई हैं, तो आपको पता होगा ये ब्रिटेन से लिया गया है। क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखो, नवीन संसद भवन की बात करें तो नवीन संसद भवन की घोषणा 2019 में हो गई थी। कब हुई थी? तो सितंबर 2019 में हुई थी। अभी ये आपको समझना जरूरी होगा कि ये संसद भवन नया बनाने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी, क्योंकि जो पुराना संसद भवन था जो कि 1921 से लेकर 1927 तक बना, और जिसमें वर्तमान के आप बात करें तो 2020 तक क्या हुई, लोकसभा, राज्यसभा, केंद्रीय हॉल, ये सारा कुछ वहां पर था। तो ये पूरी व्यवस्था वहां पर चली, तो उसको हटाने की या फिर उसको बदलने की आवश्यकता क्यों हुई? तो अब हमारे पास एक चीज याद रखना, जब मैंने आपको बताया था 1971 1971 की जनगणना के या फिर जनसंख्या के अनुपात में ही संसद में सीटें बढ़ाई गई थी 525 से 545। याद आया? तो अभी परिसीमन आयोग का गठन होगा। क्या होगा? परिसीमन आयोग का गठन होगा, जो कि क्या करेगा, जनसंख्या के अनुरूप सीटों को क्या करेगा, रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा या फिर रीस्ट्रक्चरिंग इनकी करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा, जो 550 संख्या है ये क्या होगी, इंक्रीज होगी, और जो राज्यसभा में 250 की सदस्य संख्या है ये भी इंक्रीज होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं लास्ट जनगणना जो है, पॉपुलेशन सेंसस है, ये कब हुआ था? तो 2011 में हुआ था, और अभी तक नहीं हो पाया। इसका कारण क्या रहा? कोविड-19। तो आपको याद रखना है। और हाँ, एक बात और, कोविड-19 का नया वेरिएंट भी आ गया, आपने सुना होगा, तो थोड़ा बच के रहना है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, जनसंख्या के अनुसार क्या होगा, यहाँ पर सीट्स बढ़ानी पड़ेंगी। तो ये रीजन रहा। और हम जानते हैं किसी भी स्ट्रक्चर की एक लाइफ होती है, ठीक है, किसी भी चीज का एक क्या होता है, लाइफ स्पैन होता है, कि इतने समय तक ये क्या रहेगी, सही रहेगी। ठीक है, तो अब यहां पर आप देखें कि इसको लगभग लगभग 100 साल होने को आए थे, तो ये क्या है, इतनी पुरानी हो गई है। और आपको वैसे भी पता है कि यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब संसद क्या है, संसद आप कितनी भी बुराई करें, कोई भी राजनेता हो कितनी भी बुराई करें, अल्टीमेटली वो क्या है, उस लोकसभा या फिर उस सदन में जनता का ही प्रतिनिधित्व कर रहा है। क्लियर है? लोकतंत्र का ही प्रतिनिधित्व, या फिर हम बोले संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है ना। तो यहां आपको ये बात याद रखनी है कि इनकी सुरक्षा से समझौता करना क्या है, अपने आप में एक बहुत बड़ी बेवकूफी है। क्लियर है? क्योंकि आप देखें ना कि आपके यहाँ का सांसद है, मान लें आपकी 10 लाख 12 लाख की सीट वाला एक सांसद है, और उसकी किन्हीं कारणों बस, अगर संसद का भवन पुराना था, बैठ नहीं पा रहे हैं, मतलब कम लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, गिर गया, कोई छज्जा गिर गया, या फिर इतना पुराना हो गया, कुछ भी दुर्घटना होती है और इनको क्या होता है, गंभीर रूप से घायल होते हैं, तो यहाँ पर क्या गलती होगी कि आपके देश में आपके जनप्रतिनिधियों को बैठाने के लिए भी व्यवस्था प्रॉपर नहीं है। ठीक है, तो याद रखना बैक ऑफ द माइंड कि क्यों जरूरत पड़ी नए संसद भवन की। अब देखो, आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को रखी गई नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और उद्घाटन इसका 2 साल पहले 28 मई 2023 को किया गया। ये दोनों की दोनों डेट आपको याद रखना है। क्या करना है? ये दोनों की दोनों डेट्स आपको याद रखना है। क्लियर है? अब देखो, मुख्य वास्तुकार विमल पटेल थे, विमल पटेल हैं। ये जो नया संसद भवन है ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत बन रहा है, इसमें साउथ ब्लॉक भी बन रहा है, केंद्रीय सचिवालय वगैरह, ये सारी कुछ चीजें बन रही हैं। लेकिन अभी क्या हो गया है, तो नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को हो चुका है। क्लियर है? नया संसद भवन जो है वो त्रिकोण आकार में बना हुआ है, और ये 64,500 वर्ग मीटर में फैला है। अब ये जो त्रिकोण आकार है, ये आप देखोगे तो ये ट्राइंगल ये वाला आपको दिखने मिल सकता है, या फिर आपको ऐसा देखने मिल सकता है। ठीक है, ये क्योंकि एकदम एग्जैक्ट बिल्कुल शार्प एजेस नहीं दिखेंगी आपको, है ना। अब आपसे ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है कि जो पुराना संसद भवन था, इसका जो वास्तुकला है या फिर इसकी वास्तुकला है, ये कहाँ से रेप्लिकेट करती है? तो हम बता देते हैं 64 योगिनी मंदिर। क्लियर है? मुरैना का जो मितावली है वहां से 64 योगिनी मंदिर से बता देते हैं, और कई सारी जगह का उल्लेख मिलता है। अब यहां से अगर पूछेगा कि जो नया संसद भवन है त्रिकोण में बना है, तो पहले हमको ये याद रखना है कि किस आकार में है, तो ट्रायंगल शेप में है, ट्रायंगुलर शेप में है। और ये कहाँ से है, तो ये विदिशा का जो अपना एक बीज मंडल मंदिर है। ठीक है,
वहां पर ये इसका आपको एग्जैक्ट फिगर देखने मिल जाएगा, एग्जैक्ट आपको आर्किटेक्चर देखने मिल जाएगा। इसे बीजा मंडल भी कहते हैं और मुगलों के द्वारा इसका क्या किया गया, बहुत बार विध्वंस भी किया गया और इसके अवशेष अभी भी देखने मिलते हैं। एएसआई की ये साइट है। अब देखो, नए संसद भवन में 1272 सांसदों के बैठने की व्यवस्था रहेगी, जिसमें से बात करें तो अपर हाउस मतलब राज्यसभा के 384 और 888 888 सांसद रहेंगे लोकसभा के। तो अगर आप बात करें तो अभी संख्या कितनी है, अभी संख्या है 550। क्लियर है बात। और कितनी हो, और इसके हिसाब से बनाया गया है कितनी हो सकती है, तो 888। तो आप सोचें कितनी दूरदृष्टिता रखी गई है। और आपको याद रखना है 1272 सांसदों का एग्जैक्ट फिगर आपको याद रखना है। क्लियर है बात। मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित विजय मंदिर से मिलता है और विजय मंदिर को ही बीज मंडल या फिर बीजा मंडल भी बोला जाता है। ये विदिशा जिले में अवस्थित है विजय मंदिर। क्लियर है बात। चलो आगे बढ़े। विजय मंदिर को बीजा मंडल बीज मंडल भी कहा जाता है। अब ये देखें आप, ये पुराना संसद भवन है जिसे संविधान सदन के रूप में क्या कर दिया गया है, घोषित कर दिया गया है और यहाँ पर आर्काइव बना दिया गया है। ठीक है, संग्रहालय बना दिया गया है। ये रहा आपका 64 योगिनी मंदिर मुरैना के जिले में। अब देखो, ये है नया संसद भवन और ये है विदिशा का कौन सा मंदिर, विदिशा का विजय मंदिर। और ये कौन सा है, ये है आपका मुरैना, जो सबसे उत्तरी जिला है आपका मध्य प्रदेश का। ये वहां पर आपको 64 योगिनी मंदिर मिल जाएगा। तो ये दोनों के दोनों आपको याद रखना है। यहाँ विमल पटेल वास्तुकार और पुराने के कौन रहेंगे, तो अभी आप देखोगे पुराने का कौन रहेगा। क्लियर है। दोनों ही फैक्ट्स को बहुत अच्छे से याद कर लेना। पुराना संसद भवन 1921 से 1927 तक इसका क्या किया गया, निर्माण किया गया। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के मितावली गांव में 64 योगिनी मंदिर अवस्थित है और इसकी यहां से प्रेरणा मानी गई है, ली हुई। एडवन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर इसके क्या थे, आर्किटेक्ट थे। दोनों के दोनों को याद रखना है। आपने लुटियंस जोन सुना होगा और हर्बर्ट बेकर को सुना होगा। क्लियर है। तो इन दोनों आर्किटेक्ट को आपको याद रखना है और विमल पटेल को याद रखना है। ठीक है, तो ये फैक्ट आपके पास कहाँ के रहेंगे, पार्लियामेंट बिल्डिंग के रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। पुराने संसद भवन को लोकतंत्र के संग्रहालय में बदल दिया गया है, म्यूजियम में। इमारत का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, संविधान सदन कर दिया गया है। क्या कर दिया है, तो संविधान सदन को याद रखना है बहुत अच्छे से। संविधान सदन इनमें से किस बिल्डिंग को कहा जाता है, तो कुछ भी लगा के नहीं आना है। क्या लगाना है हमको, संसद भवन जो पुराना वाला था। आगे बढ़े। देखो, संसद के सदन, संसद का सदन कहां पर बात आई थी, सबसे स्टार्टिंग में। संसद का गठन कहां था, 79, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। क्लियर है। अब देखो, संसद के सदन जब बात करेंगे तो लोकसभा को क्या बोलते हैं हम, लोकप्रिय सदन या फिर प्रत्यक्ष सदन भी कहा जाता है। प्रत्यक्ष क्यों, क्योंकि यहां पर आम चुनाव के द्वारा, जनरल इलेक्शंस के द्वारा यहां पर क्या होता है, जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसदों को चुना जाता है। कहां पर, भारत की लोकसभा में, जिसका वर्णन कहां मिलता है हमको, आर्टिकल 81 में। याद रखना ये सारी चीजें। आगे बढ़े। अब देखो, राज्यसभा, इसे क्या बोलते हैं, उच्च सदन, या फिर इसे क्या बोल रहे थे, निम्न सदन। क्लियर है। अब ये उच्च सदन है तो ये राज्यसभा रहेगी और इसे क्या बोलेंगे, अलोकप्रिय, या फिर यहाँ का निर्वाचन जिस आधार पर होता है वह होता है अप्रत्यक्ष या फिर इनडायरेक्ट। क्लियर है। और इसकी बहुत सारी आपके पास क्या रहेंगे, अभी इनके विशेषताएं रहेंगी, वो एक एक करके बताऊंगा। जैसे कि हम सभी ने सुना है कि सामान्यतया क्या होता है, हर 5 साल में लोकसभा के चुनाव आयोजित किए जाते हैं। जबकि राज्यसभा के विषय में आप बात करेंगे तो राज्यसभा में क्या होता है, हर 2 साल में क्या होता है, यहाँ पर चुनाव आपको देखने मिलते हैं। वहीं अगर बात करें यहाँ के सदस्यों की सदस्यता का कार्यकाल कितना रहता है, तो ये 6 वर्षों का रहता है और हर 2 साल में 1/3 सदस्यों के लिए नया चुनाव आयोजित किया जाता है। और वहीं पर आप बात करेंगे कि यहाँ पर इसका विघटन हो जाता है लोकसभा का। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्या है, परमानेंट क्या है, ये सदन है। क्लियर है बात। ठीक है, इसका क्या नहीं होता है, विघटन नहीं होता है। तो कभी आपसे पूछ लें तो आपको ये सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। अब देखो, राज्यसभा की बात करते हैं। यहाँ दिख रहा होगा अच्छे से, सदन की स्थिति कैसी है, तो सदन की प्रकृति कैसी है, तो ये स्थायी है, परमानेंट क्या है, ये सदन है। क्लियर। याद रखना, ये सारे फैक्ट 2 नंबर में एमसीक्यू में 2 मार्कर में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे।
ऐसा नहीं है कि पहले पूछ लिया है तो अभी नहीं पूछेंगे, क्लियर है, याद रखेंगे। अब देखो सदन की प्रकृति स्थायी है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये अविघटनकारी है। क्या है? अविघटनकारी। कैसी सदन है ये? तो अविघटनकारी। अब यहीं से आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, आपको लंबा चौड़ा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष होता है। किसके द्वारा होता है? तो एमएलए के द्वारा होता है। किसके द्वारा? एमएलए के द्वारा। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़े। अब देखो सदस्य संख्या कितनी है? तो 250 है, जिसमें से हम बात करें तो 238 जो सदस्य होते हैं वो चुने जाते हैं राज्यों की विधानसभा। और इसमें राज्यों की विधानसभा में याद रखना जो पुडुचेरी है, क्या है? पुडुचेरी, जैसे पौंडीचेरी बोलते थे, और दिल्ली, इन दो राज्यों में क्या है? आपकी विधानसभा है। क्या है? विधानसभा। तो इनके एमएलए भी क्या रखते हैं? इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें राज्यसभा के चुनाव में। अब देखें सदस्य संख्या, तो 238 तो एमएलए के द्वारा चुने जाएंगे। वहीं बात की जाए 12 सदस्यों की, तो 12 सदस्यों का नॉमिनेशन या फिर नामांकन कौन करता है? मनोनीत कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वर्तमान में बात करें तो पहली प्रेसिडेंट है जो कि क्या है? जनजाति समुदाय से आती हैं। पहली प्रेसिडेंट है जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ। क्लियर है बात? तो इनके इनके ये फैक्ट रहते हैं। ये राज्यपाल भी रही हैं, मंत्री भी रही हैं, एमएलए भी रही हैं। आपको ये सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। क्लियर है? कहाँ से आती हैं? तो उड़ीसा से आती हैं। चलो आगे बढ़े। सदस्य की पात्रता क्या होती है? तो सदस्य बनने के लिए राज्यसभा का क्या पात्रता होती है? तो यहां पर देखें क्या पात्रता होगी? भारत का नागरिक हो। क्या हो? भारत का नागरिक हो। और देखो इतनी पात्रताएं रहेंगी ना कि आपको हर समय पता चल जाएगा कि हाँ हमको क्या करना है। अब यहाँ पर एक चीज केवल गौर करने वाली रहेगी, वो रहेगी कि इनकी उम्र की बात या फिर आयु या अवस्था की बात की जाए तो 30 वर्ष की पूरी होना चाहिए। वहीं आप लोकसभा में बात करेंगे तो 25 वर्ष रहती है। क्लियर है बात? तो यहां पर मेन डिफरेंस आएगा आपका 30 वर्ष। इसके अलावा क्या हो? किसी भी लाभ के पद पर ना हो, किसी भी सरकारी सेवा में ना हो। सरकारी सेवा क्या है? लाभ का पद है, क्योंकि राज्य के द्वारा उसे क्या मिल रही है? वेतन मिल रहा है। क्लियर है बात? तो ये सारा है। विकृत चित्त वाला ना हो, दिवालिया ना हो। ठीक है, ये सारी कुछ कंडीशंस रहेंगी, सदस्य की पात्रता रहेंगी। मेन क्या रहेगा? 30 वर्ष की आयु याद कर लें, भारत का नागरिक याद करें। क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखो सभापति, तो जो सभापति रहता है वो कौन रहते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन रहेंगे? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वर्तमान में बात की जाए तो श्री जगदीप धनखड़ जी क्या है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। एज वेल एज कौन है? तो सभापति, चेयरमैन है कहाँ के? आपका अपर हाउस के। क्लियर? अब देखो उपसभापति, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हर जगह क्या होता है? डेप्यूटी का मतलब होता है उसके नीचे वाला। लेकिन राज्यसभा में क्या बात की गई है? राज्यसभा में सभापति का जो है, जो भी काम है, उस काम के एक बोल सकते हैं ना कि एडिशनल व्यवस्था की गई है आपका हेल्पिंग हैंड के रूप में। ये उनके सबऑर्डिनेट नहीं होते हैं, ये क्या है? स्वतंत्र पोस्ट है, उपसभापति। क्लियर है बात? अब आपको कमेंट करके बताना है कि भारत की राज्यसभा का वर्तमान में उपसभापति कौन है। क्लियर है? क्या बोला है मैंने? उपसभापति का आपको नाम बताना है। यहां तो मैंने बता दिया, उपसभापति का नाम आप बताएंगे। क्लियर? यहीं से एक फैक्ट निकल के आता है कि जो भी भारत का उपराष्ट्रपति रहेगा वही कौन होगा? सभापति रहेगा। डिफॉल्ट किसका? राज्यसभा का। दिल्ली विश्वविद्यालय का भी वही कुलपति रहेगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। अब लोकसभा की बात करते हैं तो सदन की प्रकृति कैसी हो जाएगी? अस्थायी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या होता है? विघटन भी हो जाता है। आप देखते हैं ना कि विश्वास, अभी हम पढ़ेंगे, बहुत सारे मोशंस आते हैं जो, उसमें से रहता है विश्वास प्रस्ताव, है ना, या फिर जैसे हम बोलते हैं फ्लोर टेस्ट। तो फ्लोर टेस्ट वगैरह जो ये रहते हैं, इसमें अगर बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है? सरकार गिर जाती है। क्लियर है? मध्य प्रदेश का आपके पास विधानसभा का एग्जाम्पल रहेगा। उसके पहले आप जाएं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे, इनके पास भी क्या था? ये बहुमत साबित नहीं कर पाए थे, तो क्या हो गया था? मध्यावधि चुनाव आयोजित किए गए थे। तो सदन की प्रकृति स्थायी हुई क्या? कि अगर 2029 में चुनाव होगा तो क्या जरूरी है कि 2034 तक वह चुनाव या लोकसभा चलती ही रहे? अगर बहुमत है तब तो ठीक है। अगर क्या होता है?
कुछ गड़बड़ होती है, आपके पास जो 272 का आंकड़ा है वो आप क्रॉस नहीं कर पाते हैं, तो क्या होगा आपके पास, फिर सरकार खतरे में आ जाएगी और बहुमत साबित नहीं हुआ तो सरकार गिर जाएगी। क्लियर है? तो सदन की प्रकृति कैसी है, अस्थायी है। क्लियर? निर्वाचन प्रत्यक्ष होगा। कितने हैं अभी, तो 545 हैं। पहले कितने थे, तो 552 थे। फिर जो मैंने बताया था कि संविधान संशोधन हुआ, वहां से क्या हुआ, दो जो एंग्लो इंडियन वाला कंसेप्ट था, कौन सा कंसेप्ट, एंग्लो इंडियन वाला, तो एंग्लो इंडियन को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, तो कितने बचे, 550 बचे। अब चुनाव कितने पर होता है, 545 पर होता है। ठीक है? अब अगर आपसे कभी पूछा जा सकता है तो ये मैं आपको बता दूंगा कि जो ये 552 550 वाला फंडा चलता है, ये क्यों किया गया था। ठीक है? तो ये क्यों किया गया था, ये किया गया था अपना जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां का प्रतिनिधित्व लोकसभा में प्रॉपर मिले, इस कारण किया गया था। क्लियर है? अब देखो संसद में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 550, वर्तमान में कितनी है, तो 545 है। याद रखेंगे। पात्रता तो याद रखो 25 वर्ष, यहां पर याद कर लो, बाकी सब आपको एज इट इज हर जगह वही करना है। भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पर ना हो, विकृत चित्त वाला ना हो, ठीक है, और क्या है, दिवालिया ना हो। क्लियर है बात? तो ये सारे आपके पास एज इट इज चलेंगे, इनमें कहीं भी आपको क्या नहीं करना है, डिलेमा वाली कंडीशन में नहीं रहना है। केवल एज से क्या होता है, डिफ्लेक्शन आता है कि हम अगर जाएंगे ग्राम पंचायतों के चुनाव में तो वहां पर 21 वर्ष आ जाता है, अगर हम जाते हैं विधानसभा में वहां 25 वर्ष आता है, अगर हम जाते हैं लोकसभा में यहाँ 25 रहेगा, राज्य की विधान परिषद में 30 वर्ष रहेगा, राज्यसभा में केंद्रीय स्तर पर 30 वर्ष रहेगा। क्लियर है बात? तो ये वर्ष वाला ही क्या होता है, मेन जो इनका पॉइंट रहता है ना, कहाँ से हम इसको अलग करें, डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या रहेगा, तो 25 वर्ष इनकी आयु। अब देखो सामयिक अध्यक्ष, इनको क्या बोलते हैं, सामयिक अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर, क्या बोलते हैं, प्रोटेम स्पीकर। आपने सुना होगा ये टर्म। ठीक है? जब चुनाव होता है तब एक राष्ट्रपति, वैसे क्या बात बताई गई संविधान में कि जो राष्ट्रपति हैं वही इनको क्या करते हैं, इनको शपथ वगैरह ये सारा दिलाते हैं। क्लियर है? क्यों? क्योंकि संसद के अपना सदस्य बनने वाले हैं, और संसद में कौन होता है भाग, तो राष्ट्रपति इटसेल्फ खुद होते हैं। अब क्या होगा, 550 लोग हैं, 543 हैं, कभी कभी 20 लोग आए, 50 लोग आए, नए अपना सांसद आए, तो इसके लिए राष्ट्रपति का जो प्रतिनिधित्व करता है तो वो कौन रहता है, प्रोटेम स्पीकर रहता है। और प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, सामयिक अध्यक्ष। तो इनका काम क्या रहेगा, इनका काम रहता है आपका कि जो भी संसद सदस्य हैं उसको रिस्पेक्टेड सदन, या फिर आप बात करें तो वहां पर लोकसभा की बात कर रहे हैं, तो लोकसभा के सदस्यों को जो चुन के आए हैं नए, उनको लोकसभा के सदस्य की शपथ दिलाना। ठीक है? तभी वह उस सदन के सदस्य माने जाते हैं। आपने देखा होगा अभी हाल ही में 2024 में ये सारी कार्रवाई की गई। तो अब होमवर्क क्या रहेगा कि आपको प्रोटेम स्पीकर का नाम बताना है। क्या बताना है, नाम बताना है कि वर्तमान में कौन था जो लोकसभा चुनाव हुआ। अब देखो एक और क्वेश्चन आता है कि ये लोकसभा का चुनाव कौन सा था, 17वां था, 18वां था, ठीक है, 16वां था, कौन सी लोकसभा थी ये, या कौन सी लोकसभा चल रही है 2024 वाली। तो जरा आप ये 3 क्वेश्चन अभी तक हो गए हैं। उपसभापति राज्यसभा का कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ था, और सामयिक अध्यक्ष कौन था, ये आप कमेंट करके बताएंगे। अब देखें अध्यक्ष की बात, तो वही कोटा राजस्थान की संसदीय क्षेत्र से आने वाले ओम बिरला जी क्या हैं, तो अध्यक्ष हैं, ये मैंने आपको बता दिया। आपको क्या बताना है, सामयिक अध्यक्ष बताना है। क्लियर है बात? ठीक है? अभी जब हम पढ़ेंगे ना कि लोकसभा राज्यसभा का फंक्शनिंग कैसे होता है, या फिर कार्य क्या है, इनके विशेष अधिकार क्या हैं, तब आपके पास आएगा कि जो भी चेयरपर्सन है या फिर जो भी अध्यक्ष है सदन का, उसके पास बहुत ज्यादा शक्तियां रहती हैं। ठीक, चलो आगे बढ़े। अब देखो राज्यसभा की विशेष शक्तियां, राज्यसभा के पास शक्तियां क्या हैं, तो 249 आर्टिकल में क्या बात की गई है, राज्य सूची में से विधि बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है किसे, संसद को। अब ये सूचियां कहां पर पढ़ी थी हमने, तो ये सूची 3 सूची कहां पर पढ़ी थी हमने, 7वें शेड्यूल में। कौन सी सूची थी, एक तो यूनियन लिस्ट थी, कॉन्करेंट लिस्ट थी, और एक स्टेट लिस्ट थी। याद आया? यूनियन में या फिर संघीय सूची में केंद्र बनाएगा, कॉन्करेंट में कौन बनाएगा, तो दोनों बनाएंगे, केंद्र और राज्य। स्टेट मतलब राज्य
सूची के विषयों पर कानून कौन बनाएगा? तो राज्य बनाएगा। वहीं अगर राज्यसभा की विशेष शक्तियों की बात की जाए तो आर्टिकल 249 में बताया गया है कि वह संसद को जो राज्य सूची के विषय हैं उस पर किसी विषय पर कानून बनाने के लिए क्या कर सकती है? ऑथराइज कर सकती है, अधिकृत कर सकती है। इसीलिए आप देखेंगे कि जिसे हम बोलते हैं ना यूनियन, इसको बहुत पावर दिए गए हैं ताकि क्या हो, सभी को ये साथ में चला सकें। क्लियर है? ये आपको चीजें याद रखना है। अब देखो, संसद को मतलब कि यही हमारा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तो हमको राष्ट्रपति को तो हटा देना है, यहां पर हमको सदन पढ़ने हैं। तो संसद को केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवा जो होती है, ऑल इंडिया सर्विसेज, इसकी सृजन मतलब इस और एडिशनल हमको ऐड करना है। जैसे कि अभी बात करें तो यहाँ पर आपके पास देखने मिलता है आईएएस, देन पुलिस सर्विसेज और आपके पास फॉरेस्ट सर्विस। ये आपके पास क्या है? अभी भारत में देखें तो हम यहाँ पर आपको 3 अखिल भारतीय सेवाएं मिलती हैं। वहीं अगर आप आईएफएस को फॉरेन बोल देंगे तो क्या होगा? ये सेंट्रल सर्विसेज के अंतर्गत आ जाएगी, केंद्रीय सेवा के अंतर्गत आ जाएगी। जबकि हमसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि अखिल भारतीय सेवाएं क्या हैं, निम्न में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है, और वहां पर ये लिखा होगा आईएफएस होगा, आईएफओएस होगा। ठीक है, तो अगर इतने अच्छे से नहीं पढ़ोगे या फिर विदेश सेवा, वन सेवा पढ़ोगे और तुम सोचोगे कि विदेश वाली है तो वो तो अखिल भारतीय होगी, नहीं। क्लियर है? आपको 3 याद रखना है, क्या नहीं है? फॉरेन सर्विसेज जो है वो अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत नहीं आती है। चलो आगे बढ़ते हैं। संसद का सत्र और गण पूर्ति, गण पूर्ति को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कोरम। क्या बोलते हैं हम लोग? हम बोलते हैं इसे कोरम। क्लियर है? कोरम के विषय में मैंने आपको संविधान संशोधन में भी बताया था। क्या बात हुई थी कि कम से कम एटलीस्ट क्या हो, 1/10 क्या हो, सदस्य तो हो, ताकि हम लोग क्या कर पाए, उसे चला पाए। अब देखते हैं, प्रतिवर्ष संसद के 3 सत्र बुलाए जाते हैं। पहला होता है बजट सत्र, फरवरी से मई के बीच। दूसरा रहेगा जुलाई से सितंबर मतलब मॉनसून वाला, और विंटर सेशन रहेगा नवंबर से दिसंबर के बीच। क्लियर है? गण पूर्ति से आशय कम से कम सदस्यों की संख्या है जिनके उपस्थित होने पर सदन की कार्यवाही चलाई जा सकती है। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब देखो, सदन को आहूत करना मतलब सदन को बुलाना। सदन को क्या करना है? आहूत करना। देखो याद रखना, सदन को आहूत मतलब बुलाना, याद रखो। सभी को बुलाना कि भैया क्या हो रहा है, सदन लगने वाली है। स्थगन मतलब सस्पेंड करना। ठीक है, स्थगित करना, स्थगित या फिर सस्पेंड। इसके बाद आगे बढ़े, सत्रावसान। ठीक है, सत्रावसान जो भी सेशन है उसका एंड करना। और विघटन, ठीक है, डिसॉल्व करना। हम पढ़ते हैं ना विज्ञान में कि डिसॉल्व हो जाता है सॉल्यूशन में, है ना पूरा, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पेपर में, बहुत सारे एग्जामिनेशंस में बहुत बार पूछे गए हैं कि संसद के सदन को आहूत कौन करता है, या फिर संसद को आहूत कौन करता है, संसद का सत्रावसान कौन करता है, विघटन कौन करता है, और स्थगन कौन करता है। तो याद रखना, आहूत करने का काम कौन करेगा? आहूत मतलब बुलाना। अब संसद में कोई एक सदन तो है नहीं, लोकसभा, राज्यसभा है। अभी हमने पढ़ा क्या होता है, बजट सेशन, देन आपका मॉनसून सेशन, और उसके बाद विंटर सेशन। सबसे छोटा क्या रहता है? तो विंटर सेशन रहता है। अब देखोगे तो आहूत कौन करेगा? आहूत भारत के राष्ट्रपति करेंगे। अब यहीं पर आपके पास एक फंडा आ जाएगा कि आप जब पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो कार्य कैसे करते हैं। तो केंद्र की जो मंत्री परिषद है, या हम बोलें प्रिसाइजली बोलें तो कैबिनेट, संविधान में वर्णन किया गया है कि मंत्री परिषद रहेगी जो किसकी सहायता के लिए रहेगी? राज्यों में राज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो रहते हैं तो वो सेंट्रल की कैबिनेट जो रहती है उसकी अनुशंसा पर क्या करते हैं? सदन को आहूत करते हैं। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन बनेगा कि सदन को आहूत कौन करता है, तो हमको आंसर करना है भारत का राष्ट्रपति। क्लियर है? अगर नाम से आ जाए आपका कि कौन करता है, मान लो ओम बिरला जी का नाम आ जाए, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का नाम आ जाए, और XYZ कोई भी नाम आ जाए, ठीक है, नरेंद्र मोदी आ जाए, राहुल गांधी आ जाए, तो हमको क्या लगाना है? राष्ट्रपति लगाना है, दैट इज श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अब देखें, स्थगन मतलब कि आपका सेशन चल रहा है सदन का, ठीक है, हाउस का आपका सेशन चल रहा है और उसको किसी ने सस्पेंड करना है। तो सस्पेंड कौन करेगा? तो सस्पेंड करने की जो पावर रहती है वो किसके पास रहती है?
अध्यक्ष के पास रहती है, उस सदन के अध्यक्ष या फिर हम बोलें सभापति के पास। किसके पास? सभापति। वर्तमान में बात की जाए तो जगदीप धनखड़ जी अगर चेयरपर्सन है तो उनके पास रहेगी, और ओम बिरला जी लोकसभा के हैं तो उनके पास रहेगी। सत्रावसान, सत्र को, सेशन जो है उसका एंड करना है। देखो जो बुलाएगा वही तो घोषित करेगा कि हाँ अब खत्म हो गया। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा आपका? यहां पर भी आएगा आंसर राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है? सत्रावसान, सेशन एंड की घोषणा की जाती है। अब देखो विघटन की बात हो रही है, डिसॉल्व करना है। अब डिसॉल्व क्या होता है? तो डिसॉल्व याद रखना केवल और केवल लोकसभा होती है। क्या होती है? लोकसभा। अभी तक तो यहां तक सारी चीजें सही चल रही थी। विघटन की बात आएगी तो नॉन डिसॉल्विंग सदन क्या है? तो वो है आपका राज्यसभा। डिसॉल्व होने वाली कौन सी सदन है? तो वो है लोकसभा। विघटन हम कहां कर सकते हैं? अगर बहुमत साबित नहीं कर पाए तो सरकार गिर जाएगी। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो सरकार गिर जाएगी। तो कहां पर होगा विघटन? विघटन होगा लोकसभा में, और विघटित कौन करेगा? तो वो करेंगे राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति। क्लियर है? ये आपके पास 4 क्वेश्चन बनते हैं, और अगर आप इनको क्या करेंगे, थोड़ा सा राज्यसभा के संदर्भ में भी देखें तो यहां से आपके 3 क्वेश्चन राज्यसभा, 3 क्वेश्चन लोकसभा। और निम्न में से कौन सा सदन स्थायी सदन है? ये क्वेश्चन तो क्या है, ऑब्वियस सा क्वेश्चन है। अब जो स्थायी सदन है वही क्या होगा? वही विघटित नहीं होगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। अब देखो संसद में नेता, देखो नेता तो सारे रहते हैं, जो भी आपने देखा होगा गली मोहल्ले में छुटभैये नेता रहते हैं, लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं? हम लोकतंत्र के मंदिर मतलब संसद की बात कर रहे हैं। तो अभी देखें लोकसभा में नेता पक्ष, तो नेता पक्ष कौन रहेंगे? तो रहेंगे पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी। क्या है? नरेंद्र मोदी। अब आगे बढ़ते हैं। विपक्ष, तो नेता विपक्ष की बात करें तो ये क्या होता है? एलओपी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। कहां पर? लोकसभा की बात कर रहे हैं तो श्री राहुल गांधी। ठीक है, इनका आपको निर्वाचन क्षेत्र बताना है, दोनों लोगों का कमेंट करके। आगे बढ़ते हैं। अब देखो राज्यसभा में नेता पक्ष, अब ये समझ जाना, मैं नीचे करके लिखता जा रहा हूं, यहां पर थोड़ा स्पेस का समस्या था। राज्यसभा में अगर बात करें तो नेता पक्ष कौन रहेगा? तो वर्तमान में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं क्या है? श्री जगत प्रकाश नड्डा, नड्डा जी। ठीक है, आगे बढ़े। अब विपक्ष का कौन रहेगा? तो श्री मल्लिकार्जुन खड़गे। कौन रहेंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे जी। क्लियर है? तो ये आपको 4 के 4 नाम याद रखने हैं। क्यों? क्योंकि पूछे जा सकते हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा में कौन है? राज्यसभा में कौन है? या फिर पक्ष वाला देखें तो पक्ष वाला तो प्रधानमंत्री रहे, कहां पर? लोकसभा में। और राज्यसभा की बात करें तो जगत प्रकाश नड्डा रहेंगे, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं केंद्र में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ये थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी को हम लोग जगत प्रकाश नड्डा जी के बगल में बैठा देते हैं। ठीक है, चलो यहां पर एलओपी कौन रहेगा? तो श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी। अब फैक्ट देखो, दोनों सदनों में विपक्ष के नेता जो रहते हैं एलओपी रहते हैं। 1977 में इनको क्या हुआ? वैधानिक मान्यता एक्ट के द्वारा इनको मान्यता दी गई, और इन्हें रैंक क्या मिल गई है? इनको कैबिनेट मंत्री के बराबर दर्जा मिला हुआ है। देखो 545 की अगर हम बात करें, 545 प्लस 250 की बात कर लें तो यहां से 5 और 4 9 और 5 और 2 7, लगभग जो 795 सांसद हैं, इनमें से अगर आप हटा देंगे सारे लोगों को तो कितने हो रहे हैं? लगभग जो 15% रहता है लोकसभा का, कितना रहेगा? 54, और 54 का आधा 27। ठीक है, तो वो आप फिगर हटा दें, 82 लोग हटा दें, और यहाँ 82 के बाद 82 में भी कैबिनेट मंत्री बहुत लिमिटेड रहते हैं, उनके बराबर दर्जा। क्योंकि देखो सांसद तो हर कोई रहता है, यहाँ पर 545 है, ये 250 लोग हैं, ये सांसद हैं, लेकिन कैबिनेट मंत्री की रैंक होना बड़ी बात होती है। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन को क्या है? 1977 में वैधानिक मान्यता दी गई, और इसके अलावा क्या हुआ? कैबिनेट मंत्री के बराबर वेतन और भत्ते सुविधाएं इनकी बात देने की गई। क्लियर है? हर सांसद से ये अलग होता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन, क्योंकि कैबिनेट के बराबर इसकी रैंक होती है।
क्लियर है? आपसे बहुत बार पूछा जा सकता है। ये प्रश्नकाल देखो, तो प्रश्नकाल संसद का पहला घंटा रहता है। 11 से 12 बजे के बीच की अवधि को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन आवर बोलते हैं। अगर कभी संसद टीवी खोली है आपने सेशन के दौरान, तो आपको समझ में आता है, वहां पर साइड में लिखा रहता है प्रश्नकाल, शून्यकाल, ठीक है, सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, ये सारा कुछ एक बार चलती रहती है नीचे, अगर आपने कभी गौर से देखा हो तब। इस दौरान सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं और सामान्यतः इनका उत्तर मंत्री देते हैं। इसमें देखो कितने तरह से प्रश्न पूछेंगे, तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना वाले अपना प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर आपका एक थोड़ा सा ट्विस्ट आता है कि जो तारांकित क्वेश्चन है, ठीक है, जो स्टार क्वेश्चन है और अतारांकित क्वेश्चन है, इनमें डिफरेंस क्या रहता है? आपसे हिंदी में ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आपके जो एमसीक्यू रहते हैं उनमें आता है कि मौखिक क्वेश्चन कौन सा होता है। तो जनरली हम सोचते हैं तारांकित मतलब ये स्टार बना होगा, तो ये क्या होगा? ये होगा लिखित, और अतारांकित होगा रिटन वाला, जबकि यहाँ पर उल्टा है। क्लियर है? क्या है यहाँ पर? उल्टा है। तो ये आपको याद रखना है कि जो तारांकित क्वेश्चन है ये मौखिक रहेगा, अतारांकित क्वेश्चन रिटन वाला रहेगा, और अल्प सूचना मतलब आपको एडवांस में क्या हो जाएगा? नोटिस दे दिया जाएगा संबंधित विभाग के मंत्रालय के मंत्री को कि ये प्रश्न पूछने वाले हैं। ठीक है, निजी सदस्यों के लिए प्रश्न, तो ये प्राइवेट मेंबर के रूप में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रख लेना है। तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना वाले प्रश्न जो रहते हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। अब शून्यकाल देखें, 1962 से ये शुरू हुआ, रवि राय जी जब अध्यक्ष थे तब से ये शुरू हुआ है। और इसकी बात करें तो ये कौन सा घंटा कहलाता है? तो ये कहलाता है अपना एग्जैक्ट, जैसे बोलते हैं नून, और जैसे ही 12:01 होता है ये क्या हो जाता है? आफ्टरनून। क्या होता है? आफ्टर नून। क्लियर हो गई बात? तो याद रखना 12 बजे क्या होता है? शून्यकाल होता है। 1962 से श्री रवि राय के अध्यक्षता में ये शुरू किया गया। भारत की संसद का ये क्या है? एक नया इनोवेशन है। क्या चीज? शून्यकाल। प्रस्ताव की बात करें तो विश्वास प्रस्ताव होता है। क्या होता है? विश्वास प्रस्ताव। जो भी सरकार रहेगी वह क्या करेगी? विश्वास प्रस्ताव के द्वारा अपना बहुमत साबित करेगी और ये दर्शाएगी कि इतने सदस्यों का विश्वास हमारे ऊपर है, और कंटिन्यूअसली फिर क्या करेगी? अपना फंक्शन करेगी सरकार के रूप में। क्लियर हो गई बात? अब देखो अविश्वास प्रस्ताव, ये विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। कहां पर? सदन में। ठीक, तो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा विपक्ष ये साबित करना चाहता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, और सरकार के पास जो भी बहुमत है उसमें लोगों का या फिर संसद के सदस्यों का विश्वास सरकार को हासिल नहीं है। तो ये क्या है? अविश्वास प्रस्ताव हुआ। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सरकार गिर जाती है। आप देखें निंदा प्रस्ताव, आपने सुना होगा, बहुत बार निंदा प्रस्ताव आता है। निंदा प्रस्ताव मतलब क्या है? किसी की क्या करना है? निंदा करना है, किसी बात पर निंदा करना है। ठीक है, तो ये क्या होता है? निंदा प्रस्ताव होता है। ये पारित होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार के टेन्योर पर। क्लियर है? आप देखें ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। अब आप देख सकते हो ये कैसे बना है? ध्यान प्लस आकर्षण से। ध्यान प्लस आकर्षण, ध्यान आकर्षण मतलब क्या होगा? यहां पर किसी विशेष मुद्दे पर आपको क्या करना है? ध्यान आकर्षित करवाना है। मतलब सदन की जो कार्यवाही चल रही है उस पर क्या करना है? वहां पर क्या करो? उस पॉइंट को हाईलाइट करवाना है आपको। तो कहां आपको करना पड़ेगा? कौन सा मोशन लाना पड़ेगा? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाना पड़ेगा। वहीं दूसरा बात देखें तो बहुत ज्यादा अति महत्वपूर्ण कोई कंडीशन आ गई है और संसद की जो भी कार्यवाही चल रही है उसमें सदन जो मेजोरिटी वाले हैं वो चाहते हैं कि इसे यहीं पर स्थगित किया जाए, सस्पेंड किया जाए इसको, कार्यवाही को, और बहुत ज्यादा जरूरी चीज की चर्चा की जाए। तो वहां पर आता है आपका स्थगन प्रस्ताव, एडजर्नमेंट मोशन। क्लियर है? ये आप याद रखेंगे। विश्वास प्रस्ताव ये पारित हो गया तो सरकार बची रहेगी। ये अविश्वास प्रस्ताव, इसका क्या है? वाइस वर्सा आप पढ़ रहे हैं, उल्टा है। अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, सरकार गिर जाएगी। निंदा प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण, स्थगन जो है ये केवल अलग अलग क्षेत्रों में काम में आते हैं। अब देखो सचेतक, आपने वर्तमान में बहुत बार सुना होगा कि जब चुनाव हो जाते हैं और जो संसद के सदस्य हैं ये या फिर लोकसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा, विधानसभा, तो वहां पर कोई जरूरी विधेयक जब पारित होता है तो संबंधित पार्टी व्हिप जारी करती है कि आपको इस डेट पर सभी को हाजिर रहना है
और हमारी पार्टी का पक्ष ये है, इस पर वोटिंग इस तरह से करना है, ये आपने सुना होगा। और व्हिप का उल्लंघन करने पर क्या होता है, संबंधित पार्टी के द्वारा उस सदस्य की सदस्यता भी खत्म की जा सकती है, ऐसा प्रोविजन है। अब देखो सचेतक क्या होता है। सचेतक एक व्यक्ति होता है, राजनीतिक दल द्वारा सहायक नेता के रूप में काम करने के लिए एक नियुक्ति की जाती है। इसका कार्य क्या होता है, अपनी पार्टी के सदस्यों की उपस्थिति, मतलब जो भी उनकी प्रेजेंस है उसको क्या करना, सुनिश्चित करना, और किसी विशेष मुद्दे पर पक्ष में या फिर उसके विपक्ष में उनका समर्थन हासिल करने की जिम्मेदारी। मतलब व्हिप जारी हो गया तो जो चीफ व्हिप रहेगा वह बोल देगा कि आपको फलाना तारीख को आना है संसद में, और हमारी पार्टी का स्टैंड ये है, तो हमको इस बिल का या फिर इस विधेयक का समर्थन करना है और क्या करना है, इसका विरोध करना है। क्लियर है बात। तो सचेतक आप याद रखेंगे, सचेतक क्या होता है, कौन होता है। संसद का संयुक्त सत्र, आर्टिकल नंबर 108, ये पीएससी, एमपीएसआई, एसएससी, जो परीक्षा का नाम लें आप, बहुत ज्यादा क्या है, बेसिक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सबसे बनना ही बनना चाहिए। क्या होना चाहिए, सबसे बनना ही चाहिए, अदरवाइज क्या है, फिर तो गड़बड़ वाली बात है। क्योंकि अगर अनुच्छेद 108 नहीं बन रहा है, संयुक्त सत्र नहीं बन रहा है, तो फिर क्या है, दिक्कत वाली बात हो जाती है। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद के दोनों सदन, मतलब लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की व्यवस्था संयुक्त सत्र में की जाती है। क्लियर। कौन सी परिस्थितियां हैं जब संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप कभी भी संसद का जो ज्वाइंट सेशन है उसे आप बुला लें, नहीं, यहाँ पर सर्टेन कंडीशंस दी गई हैं कि आप उसके अनुसार ही बुला सकते हैं। देखो, यदि विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाए, यदि सदन विधेयक में किए गए संशोधनों को मानने से असहमत हो, दूसरे सदन द्वारा बिना विधेयक को पास की 6 माह से अधिक का समय हो जाए। अभी जब मैंने आपको सेशंस पढ़ाए, सत्र पढ़ाए, तो वहां पर एक चीज याद रखना कि 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात। ठीक है। तो हमने देखा कि जनरली कितने रहते हैं भारत में, 3 सेशन रहते हैं। कौन सा, बजट सेशन, देन मॉनसून, कौन सा वाला, मॉनसून वाला, उसके बाद विंटर। ठीक है। ये आपके पास 3 सेशंस रहते हैं भारत की लोकसभा राज्यसभा में। चलो आगे बढ़े। अब देखो धन विधेयक। धन विधेयक अनुच्छेद 10 में बताया गया है। क्या बताया गया है अनुच्छेद 10 में? अनुच्छेद 10 बोलता है मुद्रा विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा। जिन विधेयकों में करारोपण मतलब टैक्सेशन, टैक्स करना है, कर हटाना है, परिहार मतलब बदलना है, उसके विनियमन मतलब रेगुलेशंस, उसके नियमों से संबंधित कार्य है, तो वो कहां पर आएगा, आपका धन विधेयक आएगा। आगे बढ़ते हैं। आप देखो, संचित निधि से धन को निकालना, विनियोग मतलब धन को निकालना। अभी हम पढ़ेंगे कि भारत में विभिन्न निधियां हैं जो कि संचित निधि है। क्लियर है बात। आकस्मिक निधि है। ठीक है। तो ये अभी हम पढ़ लेंगे। 266 में कौन आता है, 267 में कौन आता है, 267 एक में कौन आता है, 266, इन सब में कौन कौन रहता है। ठीक है। ये केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की अनुमति से लाए जाते हैं। कौन? धन विधेयक। राज्यसभा केवल और केवल 14 डेज तक इसे रोक सकती है। इसके आगे राज्यसभा के पास कोई भी पावर नहीं है। जब हम पढ़ेंगे इनकी शक्तियां, तब आप देखोगे कि धन विधेयक के मामले में लोकसभा के पास क्या है, क्या है, लोकसभा के पास खुला हाथ है। राज्यसभा को भेजेगी, राज्यसभा देख लेगी, अगर पारित कर रही है तो ठीक है, वेल एंड गुड, 14 दिन तक देख लेगी कि अच्छा भेज रहे हो तो भेज दो, अदरवाइज क्या है, राज्यसभा की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। मेन कहाँ है, धन का काम है, तो धन का काम कौन करेगा, लोकसभा करेगी, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है जनता का। कहाँ पर? लोकसभा में। आगे देखो, लोक लेखा समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत 1921 में हुआ। अब ये टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो गया है, यहाँ पर याद रखना। लोक लेखा समिति, समितियां आ गई हैं। वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं, तो 22 सदस्य हैं। 15 रहेंगे लोकसभा से और 7 रहेंगे राज्यसभा से। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे अभी ये समितियों में क्या होता है, आपने सुना होगा ना, जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी इसे बोलते हैं, लोक लेखा समिति। ठीक। तो ये बहुत सारी समितियां रहती हैं, इसमें से भी आपके पास क्वेश्चन आते हैं।
एमपीएसआई में, एमबीपीएससी में, एसएससी में, टीजीएल में, ठीक है। और जो भी वनडे एग्जाम रहते हैं वहां पर आ जाते हैं कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में। तो कौन, अगर आप याद रखोगे कि विपक्ष का नेता होगा, जैसे कि क्वेश्चन आ गया था कि जो आपकी संयुक्त समिति है उसका अध्यक्ष कौन है या उसका सभापति कौन है, ठीक। तो ऐसी समितियों को थोड़ा सा निगाह रखना है, हमको पढ़ते हुए चलना है कि कौन होता है। करंट का ये टॉपिक है तो आप ये करंट से अपडेट करेंगे कि अभी वर्तमान में कौन चल रहा है। क्लियर है बात? आगे बढ़े। प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति को ही क्या कहते हैं? एस्टिमेशन या फिर अनुमान। क्या बोलते हैं? अनुमान, ठीक है। अब ये देखो मैंने यहीं पर बता दिया, प्राक्कलन समिति जो रहती है वो बड़ी है, और प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? तो लोक लेखा समिति को कहते हैं, ठीक। अब देखो धन विधेयक की बात करते हैं, तो धन विधेयक की बात करें, मनी बिल के संयुक्त संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। जो हम पहले पढ़ के आए हैं कि संयुक्त बैठक कहाँ कहाँ की जा सकती है। धन विधेयक पर तो वैसे भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि धन विधेयक में आपने देखा राज्यसभा के पास केवल 14 दिन तक रोकने का अधिकार है, उसके बाद लोकसभा चाहे तो क्या कर सकती है, मतलब जनरली यही फॉलो होता है कि 14 दिन के लिए भेज दिया, वेल एंड गुड, आपको अच्छा लगा तो ठीक है, अदरवाइज क्या है, आई एम द बॉस। मतलब लोकसभा वाला आपको कंडीशन पता है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर आप रखें या फिर लौटा दें। 1950 से वर्तमान तक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो कि कहाँ से इन्वोक होती है, तो आर्टिकल 108 से होती है। 3 बार बुलाया गया है, ये 3 के 3 याद रखना। जो डाउरी प्रोहिबिशन बिल था, दहेज निरोधी कानून प्रतिषेध विधेयक 1960 में, इसके लिए लाया गया संयुक्त सत्र। बैंकिंग सेवा विधेयक, बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल जो आया था उसमें लाया गया। कब आया ये? 1977 में। आतंकवाद निवारण विधेयक पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, ये आपको याद रखना है। नेहरू जी, मोरारजी देसाई और देन अटल बिहारी वाजपेयी रिस्पेक्टेड कहाँ थी? यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर थे। क्लियर है बात? तो ये 3 ऐसे आपके पास क्या रहेंगे? संयुक्त बैठक या फिर संयुक्त सत्र लगे हैं। अब क्वेश्चन आता है संयुक्त सत्र को बुलाता कौन है और इसमें अध्यक्षता कौन करता है। तो यहाँ पर याद रखना जो संयुक्त बैठक होती है उसको बुलाएगा कौन? देखो बुलाने का काम तो एक फिक्स है, कौन करेगा? राष्ट्रपति। अब जब यहाँ याद रखना संयुक्त बैठक जब बुलाई जाती है तो यहाँ पर लोकसभा प्लस राज्यसभा की चीजें जुड़ जाएंगी। क्लियर है बात? और आप याद रखें कि जब 50% प्लस 1 से ज्यादातर चीजें बदल दी जाती हैं तो वहां पर क्या होता है? सत्ताधारी दल के पास एज होता है, मतलब एक एडवांटेज होता है कि वो पास करा देता है, ठीक है। तो याद रखेंगे सत्ताधारी दल प्रत्यक्ष कहां पर है? तो लोकसभा में। तो अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत बुलाए जाने वाली संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। वहीं संयुक्त सत्र किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 108 के अंतर्गत शक्ति दी गई है। अब देखो प्राक्कलन समिति, ये जो वहां से हम लोग पब्लिक अकाउंट कमेटी थी वहां देखें तो जॉन मथाई की सिफारिशों के आधार पर, ये याद रखना, इनको जॉन मथाई वित्त मंत्री थे, इनको याद रखना किसकी सिफारिश पर, है ना। अब देखो इसमें 25 सदस्य थे प्रारंभ में, लेकिन वर्तमान में कितने हो गए हैं? तो 30 हो गए हैं। इसीलिए जुड़वा बहन कहते हैं किसे? पब्लिक अकाउंट समिति को। सबसे बड़ी समिति है क्योंकि 30 सदस्य हैं। अब देखो सार्वजनिक उपक्रम समिति, जो आपका गवर्नमेंट के पीएसयू रहते हैं, ठीक है, उसकी समिति रहती है। तो 1964 में बनी कृष्ण मेनन समिति की सिफारिशों पर। ये कृष्ण मेनन हो गए और जॉन मथाई हैं, इनको सभी को याद करते हुए चलना है। क्यों चलना है? क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आ जाता है और फिर कई लोगों से बनता नहीं है, और जबकि ये बेसिक बात है। अब देखो शुरुआत में स्टार्टिंग में 15 सदस्य थे, लेकिन फिर यहाँ पर कितने हो गए? तो 22 सदस्य हो गए, वही पीएसी जैसा। 15 लोकसभा से रहेंगे, 7 क्या रहेंगे? तो राज्यसभा से रहेंगे। इस समिति का कार्यकाल, क्या बोल रहा है? कार्यकाल, इसका टेन्योर जो रहता है, पीरियड जो रहता है, टाइम पीरियड, वह 1 वर्ष का रहता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो विभिन्न निधियां, तो भारत की संचित निधि, कौन सी निधि रहेगी? भारत की संचित निधि रहेगी। भारत की फिर कौन सी निधि आती है? तो भारत में फिर और कौन सी निधि रहती है? तो ये देखो लोक लेखा निधि, और उसके बाद आकस्मिक निधि। क्लियर है बात? संचित निधि, लोक लेखा निधि, आकस्मिक निधि,
ये आपके पास क्या रहती हैं, विभिन्न सारी निधियां, फंड्स रहते हैं। क्लियर है? चलो अब देखते हैं संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण को हम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं बजट। क्या बोल देते हैं? बजट। इसका अनुच्छेद 112 में उल्लेख मिलेगा आपको। क्लियर है? कहाँ मिलेगा? 112 में। इसमें वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार की अनुमानित आय और व्यय की क्या होती है? विवरण होता है। क्या होता है? जितना सरकार क्या करेगी, खर्च करेगी, और जितनी सरकार की इनकम होगी, इन दोनों का क्या होता है? एक्यूमुलेशन होता है, इन दोनों का एडिशन होता है। इसके अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण, दैट इज कॉल्ड बजट। कहाँ पर मिल रहा है? 112 अनुच्छेद में। राष्ट्रपति क्या करवाते हैं? टेबल करवाते हैं संसद के सदन में। वित्त वर्ष 23-24 के लिए आप बोलोगे सर इतना पीछे क्यों, अभी तो 25-26 आ गया। तो देखो भैया, आपका पीईबी हो, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड हो, ठीक है, जो अर्लियर नोन एज व्यापम, या फिर एमपीपीएससी हो, इन लोगों का फेवरेट क्या रहता है? इन लोगों का रहता है कि बोलते तो हैं करंट अफेयर्स, लेकिन इनके लिए करंट अफेयर्स क्या रहता है? 2-3 साल पुराना रहता है। कभी कभार ही होता है कि बिल्कुल जो चीज़ 1 महीने पहले हुई है वो चीज़ ये लोग पूछ लें। तो इसीलिए आपको याद रखना है 23-24 में लगभग 45 लाख करोड़ का था बजट। इसके बाद 24-25 में देखें तो 47.5 लाख करोड़ से ज़्यादा, मतलब 47.65 लाख करोड़। उसके बाद वर्तमान में देखें, ये हाल ही का बजट है, यहाँ पर हो गया है 50,65,345 करोड़ रुपए का। ठीक है, अब ये मैंने तोड़ के लिखा है, अदरवाइज यहाँ मैं क्या लिख देता कि 47.65 से 50.65 लाख करोड़ रुपए हो गया है। तो लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी यहाँ पर हो गई है। और अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 50,000 करोड़ का एक्स्ट्रा देने की बात की जा रही है। किसे? रक्षा संबंधी विभाग में, रक्षा विभाग में, है ना। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला बजट तत्कालीन वित्त मंत्री षणमुगम चेट्टी ने कब प्रस्तुत किया? तो 26 नवंबर 1947 को किया। भारतीय गणतंत्र की स्थापना, मतलब कि 26 जनवरी 1950, ये क्या है? गणतंत्र की स्थापना हो गई। 28 फरवरी 1950 को क्या हुआ? जॉन मथाई ने पेश किया। अब जॉन मथाई की कमेटी की रिकमेंडेशन पर क्या बना, जल्दी से बताएं? पब्लिक अकाउंट कमेटी, या फिर प्राक्कलन समिति, या फिर कौन सी बनेगी अपनी पीएसयू वाली? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। अब देखो, केसी नेगी जो थे, केसी नेगी थे ऐसे वित्त मंत्री जिन्होंने क्या किया है, अपने पूरे कार्यकाल में बजट पेश नहीं किया, क्योंकि 35 दिन तक ये वित्त मंत्री रहे। मोरारजी देसाई ने वित्त मंत्री के रूप में सबसे ज्यादा 10 बार बजट पेश किया। क्या किया? सबसे ज्यादा 10 बार बजट पेश किया। इसके बाद देखो, सन 2000 में पहली बार यशवंत सिन्हा ने बजट सुबह 11 बजे प्रस्तुत किया। आपको पता होगा कि ब्रिटेन में कितना घंटे का टाइम डिफरेंस रहता है? 4.5 आवर्स का, और फिर ये 1 घंटा और बढ़ जाता है तो 5.5 घंटे का हो जाता है। जो आप देखते हैं जीएमटी से यहाँ पर भारत का कितना चलता है, तो 5.5 घंटा आगे चलता है। ठीक है, जीएमटी क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम। और ये कहाँ से? लंदन से निकल रहा है, और उसके इस तरफ जो है तो वो प्लस में चल रहा है, यहाँ पर जो है तो वो माइनस में चल रहा है। तो हम लोग कितना आगे हैं? 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं। तो ये 5 घंटे 30 मिनट की कंडीशन ये थी, तो ये शाम को बजट प्रस्तुत होता था। मतलब तुम सोचो कि यहाँ पर कितनी भयंकर रूप से हम लोग चरण वंदना कर रहे थे। फिर थोड़ी समझ आई राजनेताओं में, ऐसा नहीं है कि किसी एक दल के को समझ आई, उसने इनिशिएटिव ले लिया, तो वहां से इनका नाम रिकॉर्ड हो गया, यशवंत सिन्हा जी। ठीक है, तो सोचा तो पहले भी होगा, लेकिन क्या हुआ, उसको मूर्त रूप या फिर उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। तो सुबह 11 बजे प्रस्तुत होने लगा, अदरवाइज क्या होता था, रात तक चलता रहता था पूरी बहस वगैरह। क्लियर? अब देखो, वित्त मंत्री जो है वर्तमान में भी निर्मला सीतारमन, इनके नाम रिकॉर्ड दर्ज हो गया है सबसे लंबे बजट भाषण का। और अभी इन्होंने क्या किया है, 2025 में 8वीं बार क्या किया है, बजट प्रस्तुत किया है। अब यहाँ पर आप कई बार फैक्ट पढ़ते होंगे कि इनके नाम बजट प्रस्तुत करने का हो गया है, तो यहाँ पर रिकॉर्ड हो गया है क्या, कंटिन्यूअस या फिर कंसेक्यूटिव, लगातार। क्या हो गया है? लगातार, लगातार 8 बजट पेश करने का। और मोरारजी देसाई को देखोगे तो ये लगातार 10 बार नहीं है, इनका क्या है, बीच में गैप भी हो गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपके पास एक होमवर्क आने वाला है, वो होमवर्क क्या है, पीछे जाओ थोड़ा।
यहां पर आपको क्या बताना है? उपसभापति का नाम। उपसभापति कहाँ का? राज्यसभा का। राज्यसभा के उपसभापति का नाम। क्लियर है बात? और क्या बताना है आपको? सामयिक अध्यक्ष। सामयिक अध्यक्ष का नाम। इसके बाद देखें तो पीएसी का अध्यक्ष कौन है? ठीक है। इसके बाद देखेंगे आप एस्टिमेशन कमेटी जो रहती है उसका अध्यक्ष कौन है। इसके बाद देखेंगे पीएसयू वाली जो कमेटी है, सार्वजनिक उपक्रम वाली, उसका अध्यक्ष कौन है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको करके लाना है या फिर आपको क्या करना है? आंसर देना है। ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम पढ़ेंगे लोकसभा की कार्यवाहियां। लोकसभा कैसे फंक्शन करती है, लोकसभा के कार्य क्या है, इनका संचालन कैसे किया जाता है। ठीक है। अभी हमने क्या देखा? संरचना में हमने केवल क्या देखा कि ये कैसे कैसे जनप्रतिनिधि जो है वो चुन के आ रहे हैं, 25 साल है, 30 साल है, भारत का नागरिक है। क्लियर हो गई बात? फिर अब हम इनको डिटेल में एक एक को पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल कर आता है। होप आप सभी को समझ में आया होगा। कोई भी समस्या होती है कमेंट करें, ऐप डाउनलोड करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।